दोस्तों नमस्कार। जब सत्ता में बैठे हुए लोगों की सामत आती है तो वो कैबिनेट बैठक करने राजधानी से दूर भागते हैं। जरा वो दौर याद कर लीजिए जब बोफोर्स की सवारी कर मंडल की सियासत करने की भूमिका विश्वनाथ प्रताप सिंह तैयार कर रहे थे, तब राजीव गांधी की सत्ता उनकी कैबिनेट दिल्ली की जगह पर सरिस्का के जंगलों में कैबिनेट बैठक करने पर मजबूर हो गई थी। और कमोबेश आज इतिहास दोहराया जा रहा है। जगह बदल गया है, नेता बदल गए हैं, लेकिन मुद्दे वही हैं। एक तरफ मंडल की सियासत और आरक्षण की सियासत के सहारे पटना से दिल्ली को चुनौती देने की एक लंबी लकीर नीतीश कुमार खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस मंडल की सियासत के ऊपर कमंडल को आगे बढ़ाने की नीयत से उस पूरी मानसिकता को कि कमंडल की चाशनी में मंडल को डुबो दिया जाए, उस पूरी कोशिश के तहत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार राजधानी लखनऊ की जगह अयोध्या में कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। कैबिनेट बैठक कर चुकी है और अयोध्या की कैबिनेट बैठक में जो 14 प्रस्ताव पास हुए, उन 14 कैबिनेट के प्रस्तावों पर जो मुहर लगी, जरा उसमें सामाजिक न्याय और आरक्षण का पुट तलाश लीजिए, जरा उसमें जाति जनगणना का पुट तलाश लीजिए, जरा उसमें आर्थिक गणना और गरीबी का पुट तलाश लीजिए, कहीं कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन पटना से आज जो लकीर खींची गई है, वो लकीर मौजूदा दौर में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने वाली लकीर है, सामाजिक न्याय की लकीर को और लंबा खींचने की कवायद है। और ठीक इसी दौर में जब अयोध्या से पटना को चुनौती देने की कवायद हो, तो एक दौर में ये भी याद आता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस तैयारी में लगे थे, उनके खिलाफ चुनावी अभियान की शुरुआत करने राजीव गांधी ने भी अयोध्या का ही रुख किया था। और ठीक उसी दौर में पटना का गांधी मैदान, पटना का मिजाज, पटना की हवा, जहां एक तरफ परिवर्तन की तरफ संकेत करती रही है, चाहे वो बात 1974 की हो, चाहे वो बात 1989 की हो, या बात 2013 की हो, जब गुजरात के मुख्यमंत्री और उस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की सभा में, पटना में उनकी रैलियों में बम फट रहे थे, लोग हिल नहीं रहे थे। और यह इस बात का संकेत था कि पटना ने परिवर्तन की कमान थाम ली तो नई दिल्ली में परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। और एक बार फिर जब इस देश में परिवर्तन की कमान पटना में बैठे हुए राजनेता नीतीश कुमार ने थाम ली है, इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने थाम ली है, तो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर, गेरुआ वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर बनने जा रहा है, तो उस मंदिर की सियासत के सहारे आरक्षण की सियासत, जाति जनगणना की सियासत और इन सब के बीच सामाजिक न्याय की सियासत, इन सब को एक साथ साधने की कवायद क्या राम मंदिर से हो जाएगी? क्या अयोध्या की धरती से वो कवायद हो जाएगी? क्या संतों की बैठक के बीच, क्या देश के प्रधानमंत्री की उपस्थिति के बीच जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तो क्या उस उद्घाटन के साथ सामाजिक न्याय ने जो विमर्श का स्तर पैदा किया, महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो सियासी महफिल लूटने की कोशिश की थी, उसमें विपक्ष ने अपने पक्ष में जिस धारा को मोड़ा, और उस धारा को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले जाति जनगणना, फिर आर्थिक गणना, उस आर्थिक गणना में गरीबी के आंकड़े, और इन सब से आगे बढ़कर आज जब बिहार विधानसभा में आरक्षण का प्रस्ताव, आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करवाया, 60% से बढ़ाकर 75% आरक्षण की बातें जब कही गई, तो भारतीय जनता पार्टी में के अंदर भी ये साहस नहीं था कि वहां पर वो विरोध दर्ज कर सके। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता जो अब राज्यपाल के रूप में पटना राजभवन में बैठे हो सकता है कि वहां से कुछ रिजर्वेशन आए, हो सकता है वहां से विरोध हो, लेकिन यही तो नीतीश कुमार की सियासत की खूबसूरती है, यही तो मंडल की सियासत की खूबसूरती है कि मंडल की सियासत पर जब हाय तौबा मचाया गया, कांग्रेस पार्टी के संगठन, छात्र संगठन एनएसयूआई भी उसमें पीछे नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ा हुआ छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी मंडल के खिलाफ सियासत में पीछे नहीं था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश के विभिन्न हिस्सों में जब एबीवीपी और एनएसयूआई ने परोक्ष रूप से हाथ मिलाया, मंडल अधिसूचना का विरोध किया, तो हिंदुस्तान की सियासत अगले 2.5 दशकों के लिए गठबंधन के दौर में चली गई। जीडीपी की तरक्की, इस देश का सबसे स्वर्णिम युग अर्थव्यवस्था के लिहाज से, वो उसी गठबंधन के दौर में आया।
लेकिन सियासत जब कमंडल और मंडल के बीच में पिसती हुई नजर आ रही है तो मोदी योगी की संयुक्त ताकत के सामने नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सियासत किस हद तक कामयाब होगी, यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा नीतीश कुमार लिखने में कामयाब हो रहे हैं या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ लिखने में कामयाब हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उस मंडलवादी धारा के प्रतिनिधि के तौर पर सामने नहीं आते हैं, वह पिछड़े वर्गों से नहीं आते। योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में जो सियासी ताकतें दिखाई दे रही हैं, उन सियासी ताकतों में एक तरफ आरएसएस है तो एक तरफ गोरखपुर का गोरक्षपीठ मठ है। मठ की आध्यात्मिक ताकत और आरएसएस की राजनीतिक ताकत, और इन दोनों के बीच योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी क्या ये जातीय जनगणना के और जातीय चेतना के उभार को रोक पाएगी? क्या पिछड़े वर्गों के बीच खतौली से लेकर घोसी के उपचुनाव में जो नतीजे देखने को मिले, उन नतीजों से कुछ सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी कमंडल को पीछे कर मंडल की सियासत को आगे करने की रणनीति पर चल पाएगी? और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं अपने बचाव में 3 दिसंबर 2023 के यानी आज से तकरीबन 24 दिनों बाद की सियासत को देखते हुए अपने बचाव में अपनी सियासी रणनीतियों को अंजाम देने के लिए कैबिनेट बैठक के लिए अयोध्या तो नहीं चुना है? सियासत में राम तभी किसी को याद आते हैं जब व्यक्ति मुसीबत में होता है, और सियासत में आरक्षण की बात तभी किसी को याद आती है, मंडल की राजनीति तभी किसी को याद आती है जब किसी की सियासत का खेल खत्म करना होता है। जब सियासत में सामाजिक न्याय की धारा को लेकर के कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अब तक का इतिहास यही रहा है कि उसमें सत्ताधारी राजनेताओं और जिसको टारगेट कर, जिसको फोकस कर सियासत की गई है, उस फोकस किए हुए व्यक्ति का राजनीतिक करियर अवसान की ओर चला जाता है। कौन से 2 राजनेता मंडल के दौर में सत्ता के शीर्ष से या तो बिखर गए या कभी पहुंच नहीं पाए, संभावनाओं के बावजूद नहीं पहुंच पाए? एक का कल जन्मदिन था, लाल कृष्ण आडवाणी। कमंडल बनाम मंडल की सियासत में न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई बल्कि हालात यहां तक पहुंच गए कि उन्हें भी मंडलवादी पार्टियों के साथ गठबंधन कर एनडीए बनाना पड़ा और प्रधानमंत्री पद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का उदारवादी चेहरा आगे करना पड़ा था। अब इस उदारवादी चेहरे के दौर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोगों को राजभवन से कड़ी निंदा करवाने की नौबत लाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, राजभवन भेजने की कोशिश तो नहीं हो रही है, मार्गदर्शक मंडल में डालने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के आसरे जरा आगे बढ़कर यह देखने की कोशिश की जाए कि मंडल बनाम कमंडल की सियासत क्या सिर्फ यूपी बिहार तक सीमित है? जी नहीं, यूपी बिहार तक की सियासत का दायरा मोटे तौर पर 1990 में जरूर था, सिर्फ उसके छींटे मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में पड़े थे, हरियाणा जैसे राज्यों में पड़े थे। लेकिन आज सिर्फ इस सियासत के छींटे नहीं पड़ रहे, बल्कि आज ये सियासत बेहद मुखर होकर भोपाल से लेकर रायपुर तक, गुड़गांव से लेकर जयपुर तक और यहां तक कि मुंबई में, महाराष्ट्र में भी, विदर्भ में भी तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है। जरा घोषणा पत्र पर नजर डाल लीजिए, इंडिया गठबंधन की पार्टियों के जहां चुनाव हो रहे हैं उनके घोषणा पत्र पर नजर डाल लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना का प्रस्ताव पारित कर दिया, उदयपुर चिंतन शिविर में उसे समर्थन देने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद कर दिया और इन सब से आगे बढ़कर अगली जनगणना को जातीय आधार पर कराने का फैसला लेने का ऐलान कर दिया कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो जो जनगणना होगी वो जातीय आधार पर होगी, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाएगा। और इसी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में व्यक्तिगत आरोप, खुद अपने मुखार बिंद से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले आज के प्रधानमंत्री और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के ऊपर इशारों में सही विधानसभा में फिसली हुई जुबान को लेकर आरोप लगाते हुए नजर आए, इंडिया गठबंधन को महिला विरोधी साबित करते हुए नजर आए। लेकिन उसी इंडिया गठबंधन ने इन 3 राज्यों के चुनाव में जहां सीधे सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई हो रही है, उसमें क्या हालत बना रखी है। और उस हालत के बनने में मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने के बावजूद पिछड़े वर्ग का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से डिगा क्यों है?
ये सवाल महत्वपूर्ण है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में तो है, लेकिन सत्ता अंततः किसकी होगी? ये पिछड़े वर्ग का मतदाता और सरकारी कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, उनकी भूमिका तय करेगी। छत्तीसगढ़ की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों की संख्या को कितना बढ़ा पाएगी या कहीं नीचे तो नहीं गिर जाएगी, इसको लेकर विमर्श का दौर जारी है। और इस दौर में जब आरक्षण की बात गांव चौपाल तक पहुंच जाए, जाति जनगणना की बात गांव चौपाल तक पहुंच जाए, गरीबी रेखा से नीचे किस जाति किस समुदाय में कितने लोग हैं, वो बात जब नुक्कड़ और चाय की टपरी तक पहुंच जाए, तो सियासत में विमर्श का स्तर बदलना मौजूद हो जाता है। और यही सियासत में विमर्श का बदलता स्तर, जिसमें चुनावी हिंदुत्व, जिसमें राम मंदिर, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत की भावना का संचार करने की मानसिकता, जब ये सारी चीजें कमजोर पड़ रही है, तो उस दौर में ही कमजोर पड़ रही है, उस मुद्दे के आश्रय ही कमजोर पड़ रही है, जिस मुद्दे के आश्रय नीतीश कुमार ने विपक्ष को एक बड़ी जमीन दी। इतनी बड़ी जमीन मुहैया कराई, न सिर्फ राजनीतिक तौर पर, न सिर्फ सत्ता के भूगोल और वर्तमान के तौर पर, बल्कि सामाजिक स्तर पर विमर्श के स्तर को बदलने को लेकर भी। एक ऐसी चर्चा जिसने चुनावी हिंदुत्व को पीछे धकेल दिया है, एक ऐसी चर्चा जिसमें आज बात हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही है, आज बात ये हो रही है कि आरक्षण का दायरा कितना बढ़ेगा, जिसकी जितनी संख्या है उसको उस अनुपात में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज कोई ये नहीं पूछता कि 81 करोड़ राशन 5 किलो लोगों तक पहुंचेगा अगले 5 सालों तक या नहीं पहुंचेगा। किसी को इससे मतलब नहीं है कि राम मंदिर बनेगा तो राम मंदिर के उद्घाटन से इस देश में हिंदुत्व का भला हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। किसी को इससे मतलब नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा हुआ है तो क्या पराली जलाने से बढ़ा है या सरकारों की लाल फीताशाही से बढ़ा है। किसी को इससे मतलब नहीं है कि आज के हिंदुस्तान की सियासत में नरेंद्र मोदी मुद्दा है या नीतीश कुमार मुद्दा है या योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक मुद्दा है। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के लिए है कि कैबिनेट बैठक के लिए दिल्ली से न्यूज रूम में बैठने वाला या बैठने वाली स्टार एंकर अयोध्या जाती है। यह एक तरह की एक तरफा गोदी जर्नलिज्म को जो बढ़ावा दिया गया, उसके सिवा किसी को इससे मतलब नहीं है। आम चौक चौराहों पर, चाय की टपरियों पर, गांव चौपालों पर मुद्दा यही है कि अग्निवीर की 4 साल वाली स्कीम क्यों लाई गई। 4 साल के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। यदि ये अग्निवीर शहीद होते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा या नहीं, सैनिकों की तरह सुविधा मिलेगी नहीं। मुद्दा यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा क्या होगा। इस ओल्ड पेंशन स्कीम वाले मुद्दे का भारतीय जनता पार्टी अब तक इस मुद्दे पर मौन क्यों है। सरकारी कर्मचारी करे तो क्या करे, ये मुद्दा है। और इन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसी कम क्यों आ रही है और कहीं आरक्षण देना पड़ रहा है। इस वजह से सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करने, उनका विनिवेश करने, उनके निजीकरण को करने की प्रक्रिया को आगे तो नहीं बढ़ाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जब निजीकरण हो जाएगा तो भारत पेट्रोलियम की नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा। 27% ओबीसी को जो वीपी सिंह ने दिया और हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो 22.5% आरक्षण दिया, यानी 49.5%, और गरीब सवर्णों को जो 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी ने दिया, यानी लगभग 60% आरक्षण जो ऊपर से नीचे तक हर वर्ग के गरीबों को हासिल है, उसे वो आरक्षण फिर भारत पेट्रोलियम में नहीं मिलेगा। यदि बीएसएनएल का निजीकरण होगा तो उसमें नहीं मिलेगा। यदि इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण होगा उसमें नहीं मिलेगा। एलआईसी का निजीकरण होगा तो उसमें नहीं मिलेगा। ओएनजीसी का निजीकरण होगा तो उसमें नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का निजीकरण यदि होगा तो उस पर आरक्षण नहीं मिलेगा। भारत पेट्रोलियम के बाद इंडियन ऑयल का होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का होगा, या कोल इंडिया लिमिटेड का होगा, या किसी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिट का यदि निजीकरण होगा तो उसमें आरक्षण न तो गरीब सवर्णों को मिलेगा, न पिछड़ों को मिलेगा, न दलितों को मिलेगा, न आदिवासियों को मिलेगा। तो इस आरक्षण की प्रक्रिया से पल्ला झाड़ने के लिए कहीं निजीकरण तो नहीं किया जा रहा है। आज के दौर का सवाल यही है और इसी सवाल को कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के विशाल प्रचार तंत्र को ध्वस्त करने, हिंदुत्व की चुनावी राजनीति, जिस चुनावी राजनीति में सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट को और कुछ चंद घरानों को फायदा हो रहा है, उन सबको एक साथ ध्वस्त करने के लिए नीतीश कुमार ने जो चाल चली, जो राजनीतिक दांव नीतीश कुमार ने खेला,
विधानसभा के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, इंडिया गठबंधन की पटना, बेंगलोर और मुंबई की बैठकों के अंदर हो, हर जगह जो विमर्श का स्तर बदला, उस विमर्श के स्तर को बदलने के लिए और उस बदले हुए विमर्श के स्तर को एक बार फिर अपने पक्ष में मोड़ने की राजनीतिक मंशा से बैठक लखनऊ में की जाए या बैठक अयोध्या में की जाए, बैठक मथुरा में की जाए या बैठक गोरखपुर में की जाए, या बैठक वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पवित्र कैंपस में की जाए, बैठक करने से बनारस के बीएचयू के अंदर जो छात्रा के साथ, जिस महिला छात्रा के साथ जो घटना हुई है, उस घटना पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर जो सवाल है, उस सवाल पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उस सवाल पर पर्दा नहीं डाला जा सकता कि आखिर हाथरस में क्या हुआ, और उस सवाल पर भी पर्दा नहीं डाला जा सकता कि आरक्षण बढ़ाने की मांग और जाति जनगणना की मांग को लेकर जब पिछड़ा, दलित, आदिवासी, गरीब, सवर्ण सभी एकजुट होकर नजर आ रहे हैं, सभी लामबंद नजर आ रहे हैं, तो फिर उस चुनावी हिंदुत्व को 22 जनवरी के अभियान की सफलता के पहले अभी से ही अयोध्या में मोमेंटम बनाए रखने, अयोध्या के मुद्दे के साथ पूरे देश में मोमेंटम बनाए रखने के लिए जो कवायद चल रही है, उस कवायद के साथ क्या होगा, ये आज से ही लोगों को लग रहा है। नीतीश कुमार पटना में बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठे हैं, लेकिन पटना और लखनऊ की सियासत के बिना दिल्ली की सत्ता तय नहीं होती है। जरा पटना और लखनऊ के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर को छोड़ दीजिए, जरा पटना और लखनऊ के आंकड़ों को देखें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता में जो 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, उन 282 सीटों में से 93 सीटें लखनऊ और पटना की सरजमीन से मिली थी, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच से मिली थी। और जरा 2019 की बात कर लें तो 2019 में भी 79 सीटें, 14 सीटें घटी जरूर गठबंधन की मजबूरियों की वजह से और कुछ दूसरी वजहों से, तब भी 120 में से 79 यानी लगभग 2/3 सीटें मिली थी। और 2014 में 120 में से 93, जी हाँ, यानी लगभग 77% सीटें 2014 में और 66% सीटें 2019 में। 2/3 से ऊपर का आंकड़ा और 3/4 से ऊपर का आंकड़ा सीटों के मामले में यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा झुका हुआ नजर आया 2014-19 में, तो ये डर स्वाभाविक है कि जिस दौर में बेंगलोर की सत्ता छिन चुकी हो, जिस दौर में उस बेंगलोर की सत्ता जिसने भारतीय जनता पार्टी को 28 में से 25 लोकसभा सीटें दी थी, महाराष्ट्र में इकबाल का संकट खड़ा हो गया हो जहां 23 लोकसभा सीटें भाजपा को मिली थी, यानी 48 लोकसभा सीटों में 35 से 40 का नुकसान जहां नजर आ रहा हो, ठीक इसी दौर में जरा बंगाल और उड़ीसा की सीटों को भी देख लें, हरियाणा में महिला पहलवानों का आंदोलन और किसान आंदोलन की परिस्थितियों को देख लें, तो इन तीनों राज्यों को मिला करके जो भारतीय जनता पार्टी को 36 सीटें मिली थी, उन सीटों में भी 20 से 25 का नुकसान जब नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो टोटल यूपी बिहार को छोड़ करके भी सिर्फ इन्हीं 5-6 राज्यों से यदि 60 सीटों का, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल और हरियाणा, इन्हीं 5 राज्यों से जब 60 सीटों के करीब का नुकसान दिखाई दे रहा है, उस परिस्थिति में यूपी और बिहार कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यूपी और बिहार में भी यदि 60 सीटों का नुकसान हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और पूर्वोत्तर में, उत्तराखंड में कोई नुकसान न भी हो, तब भी भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 225 से ऊपर नहीं जाएगा। और इसी 225 के आंकड़े का डर मौजूदा दौर में कमंडल की सियासत को योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ नीतीश कुमार के बरक्स खड़ा करने की जो अंदर खाने कवायद है, उस कवायद में एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा है। लेकिन जरा सामने से नजर डालिए तो एक तरफ से सामाजिक न्याय की बुनियाद को वीपी सिंह के बाद कोई दूसरा नेता जो सीधे सीधे राष्ट्रीय स्तर पर लेकर विमर्श के मुद्दे को बदलते हुए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो वो नीतीश कुमार है। तो साथ में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से दलित नेता, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनुसूचित जाति से आने वाले नेता, लाभार्थी चेतना को पूरी तरह से ध्वस्त करने की मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नीतीश कुमार के साथ सहयोगी की भूमिका में खड़े दिखते हैं, हेमंत सोरेन भी खड़े दिखते हैं, ट्राइबल चेतना को लेकर के वो भी खड़े हुए दिखते हैं।
और मुद्दा घूम फिर करके वही आता है कि 3 दिसंबर के बाद क्या होगा। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए तो बीजेपी के पास जातीय जनगणना की मांग करने वाला, इस देश में 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या जिसकी है ओबीसी समाज की, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग करने वाला ओबीसी समाज, जब उस समाज का एक भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर नहीं होगा तो अयोध्या से पटना को चुनौती देने की कवायद कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे सकती है। अंतिम नतीजा क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन पटना ने जिस स्तर का सियासी उबाल पैदा किया, नीतीश कुमार ने जिस तरह से सामाजिक विमर्श के स्तर को बदला, चुनावी हिंदुत्व को कहीं ना कहीं निस्तेज करके छोड़ दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास अवसर क्या है और चेहरा चूंकि अगड़े वर्ग से आने वाले योगी आदित्यनाथ का है, तो उसके सहारे हिंदुत्व की सियासत कितनी आगे चलेगी कहना मुश्किल है। राजनाथ सिंह के सहारे उनके मुख्यमंत्री रहते हुए शिला पूजन की कोशिशें हुई थी, कहना नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी। लेकिन हिंदुत्व की सियासत अब तक आगे किसके साथ बढ़ी? आडवाणी के सहारे भी बढ़ाने की कोशिश हुई, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता वाली भाजपा हिंदुत्व की सियासत को आगे नहीं बढ़ा पाई। उनकी गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाई। उनका नेतृत्व आगे नहीं बढ़ा पाया, 119 लोकसभा सीटों से आगे नहीं ले जा पाया। लेकिन जब हिंदुत्व की सियासत आगे बढ़ी तो उत्तर प्रदेश में जब आगे बढ़ी तो कल्याण सिंह के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में आगे बढ़ी तो 2003 में कांग्रेस को हराकर प्रचंड बहुमत लाने वाली उमा भारती के नेतृत्व में, तो गुजरात में आगे बढ़ी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में। और ये कवायद जब हिंदुत्व की सियासत को आगे बढ़ाने की है तो इस दौर में ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कमंडल और मंडल के बीच का तालमेल योगी आदित्यनाथ कैसे बिठा पाते हैं और क्या वो सक्षम है। क्योंकि नीतीश कुमार ने चाल तो बड़ी चली है, राजनीतिक दांव तो बहुत बड़ा खेला है, और इस ट्रैप में जिस प्रकार से बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है, संघ परिवार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे अयोध्या जाकर पटना को चुनौती देने की कवायद बिल्कुल राजीव गांधी के द्वारा वीपी सिंह के बोफोर्स और मंडल को चुनौती देने की कवायद सरिस्का में कैबिनेट बैठक कर हुई थी, कमोबेश इसी की तस्दीक करता हुआ, इसी को दोहराता हुआ नजर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।